Hello students, now in today's installation, commissioning and maintenance lecture in unit 4 troubleshooting, we are going to study about the troubleshooting chart. तो troubleshooting chart के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. So first of all, what is meant by troubleshooting chart? ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रबल शूटिंग चार्ज क्या होता है. तो कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है वो कोई भी मुश्किल या कोई भी प्रॉब्लम के बिना रन हो कंटिन्यूअस उसका ऑपरेशन शुरू रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता. उसमें जैसे जैसे टाइम जाता है ऐसे ऐसे उसमें इंटरनल्स या एक्सटर्नल कोई रीज़न की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है. अगर इक्विपमेंट जब भी मैन्युफैक्चर किया जाता है तो जो मैन्युफैक्चरर के टाइम पे इक्विपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, और वो जो डिफ़िकल्टी होती है ओके उसके सॉल्यूशन इक्विपमेंट के साथ में जो बुक दी गई होती है उसमें दी गई ही होती है. पर जस्ट सपोज़ ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो फॉल्ट क्रिएट होता है, उसमें जो पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स है और उसके पीछे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं. कि जैसे अगर मोटर कोई करंट ज़्यादा ले रही है तो उसके पीछे एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वी हैव द आइडिया अबाउट द व्हाट आर द रीजन. जस्ट सपोज ओवरलोड कंडीशन है, अंडर वोल्टेज है, तो ये सब रीज़न पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं. तो ये जो उसके रीज़न है उसको चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है कि जिसकी वजह से जो ट्रबल शूटिंग है वो ईजीली हो पाए. तो ये जो पूरा चार्ट होता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से फॉल्ट्स हैं और इसके लिए कौन कौन से रीज़न हैं, तो उसको जो चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है उसको ट्रबल शूटिंग चार्ट कहा जाता है. ओके तो ट्रबल शूटिंग चार्ट के ऊपर से हमें कोई भी मशीन है उसमें मैन्युफैक्चरर के टाइम पे पूरी एक बुकलेट होती है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर जो फॉल्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग उसका सॉल्यूशन क्या होता है और कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं. तो ये सबको चार्ट के फॉर्म में जो प्रेजेंट किया जाता है उसको ट्रबल शूटिंग चार्ट कहा जाता है. नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रबल शूटिंग चार्ट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रबल शूटिंग चार्ट. सो लेट अस डिस्कस नीड ऑफ troubleshooting chart and advantages of chart, यानी कि advantages of troubleshooting chart. तो सबसे पहले फर्स्ट उसकी नीड क्या है. तो अगर कोई भी मशीन है या तो कोई इक्विपमेंट है उसमें जो पॉसिबल फॉल्ट्स हो सकते हैं या तो उसके पीछे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं या तो उसको कौन सा सॉल्यूशन है, अगर कोई फॉल्ट हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है. अगर इसको अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड में दिया जाए या तो उसको एक चार्ट के फॉर्म में दिया जाए. सो कोई भी बंदा है कि शॉर्ट वे है वो यूज़ करेगा. ओके तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर चार्ट के फॉर्म में अगर उसको दिया जाए तो इट इज़ ईजी टू रीड एंड अप्लाई दैट पर्टिकुलर मेथड. यानी कि अगर चार्ट के फॉर्म में दिया गया होता है, अगर प्रॉब्लम्स है उसका जो सॉल्यूशन है, कौन कौन से कॉजेज़ हैं, अगर उसको चार्ट के फॉर्म में दिया जाए तो ईजीली उसको अप्लाई करना उसका ईजीली रहता है. सो दिस इज़ द मेन एडवांटेजेस. सेकंड वन है कि जो ट्रबल शूटिंग चार्ट होता है उसको लॉजिकल सीक्वेंस के रूप में प्रिपेयर किया जाता है. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पूरा मशीन है उसको पूरा ओपन करके बाद में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी. यानी कि जो मशीन है उसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं रहती.
सिर्फ मशीन का जो नेसेसरी पार्ट है कि जहाँ पे फॉल्ट हुआ है वो ही पर्टिकुलर पार्ट है, उसको ओपन करके बाद में जो फॉल्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। दिस इज़ द सेकेंड एडवांटेजेस। यानी कि जो चार्ट होता है वो लॉजिकल सीक्वेंस के फॉर्म में होता है, तो इसकी वजह से जो पूरा मशीन है वो खोलने की ज़रूरत रहती नहीं है, पर पर्टिकुलर फॉल्ट जिस पार्ट में हुआ है वो ही पर्टिकुलर पार्ट है, उसको ओपन करके उस पर्टिकुलर फॉल्ट का सॉल्यूशन किया जा सकता है। सो फर्स्ट एडवांटेजेस उसका क्या है कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, so easy to apply solution. Second one है it is in the form of logical sequence, so no need to open whole machine. थर्ड रीज़न अगर हम देखने जाए तो कोई भी एक जो फॉल्ट है उसके होने के रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई एक फॉल्ट हुआ तो उसके पीछे पर्टिकुलर एक ही रीज़न होगा। नंबर ऑफ़ रीजन्स आर देयर फॉर दैट पर्टिकुलर फॉल्ट। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि उसके पीछे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं उसको एक सीक्वेंस के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो सभी उस चार्ट में आ जाएगी। तो इसकी वजह से कोई भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी होगी नहीं कि जो रह जाएगी। अगर हम चार्ट नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि कुछ जो पॉसिबिलिटी होगी वो चेक करने की रह जाती है, और इसकी वजह से जो फॉल्ट हुआ है उसको दूर करने में टाइम लगता है। ओके, सो हियर इन चार्ट more than one possibilities are presented so that no one possible cause left out to check. नेक्स्ट वन है चार्ट की अगर हम हेल्प लेते हैं तो इसकी हेल्प से अगर कोई एक जगह पे उस जो पर्टिकुलर फॉल्ट हुआ है उसको डिबेट करें, यानी कि उसके बारे में डिबेट करना बहुत आसान हो जाएगा और उसके बारे में सॉल्यूशन लाने बहुत इजी हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ है, उसको जो भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है वो हम दे सकते हैं। By using chart, discussion on table can be done. So that instruction can be given to the staff. नेक्स्ट एडवांटेजेस इज़ कि चार्ट की जो हेल्प है, चार्ट की अगर हेल्प ली जाती है तो इसकी वजह से कोई भी बंदा है वो
अगर जिसको बहुत डीप नॉलेज नहीं है मशीन के बारे में, वो भी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको सॉल्व कर सकता है। यानी कि एनीवन विच हु हैज़ लिटिल बी नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर मशीन कैन ऑपरेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट इज अकरिंग इन दैट मशीन। यानी कि चार्ट की हेल्प से अगर किसी को डीप नॉलेज नहीं है कोई मशीन के बारे में, तो भी वो उस चार्ट की मदद से जो फॉल्ट हुआ है उसको सॉल्व कर सकता है। एंड लास्ट वन है कि वी कैन सेव द टाइम। यानी कि अगर हम ट्रबल शूटिंग चार्ट का यूज़ करते हैं तो उसकी हेल्प से जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाता है, यानी कि टाइम सेविंग है। So these are the reasons and need of troubleshooting chart and advantages of troubleshooting chart. This question is asked in the G2 exam also. So go through this question. Now next question is procedure of preparing troubleshooting chart. तो troubleshooting chart है उसको कैसे बनाया जाता है। तो जब भी ट्रबल शूटिंग चार्ट बनाया जाता है तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको दिमाग में रखा जाता है। तो सबसे पहले जो मशीन रहता है उसकी जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और उसकी जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है उसका स्टडी किया जाता है। यानी कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट लिखें तो स्टडी ऑफ faults occurring due to mechanical, electrical and magnetic characteristic। ओके, तो सबसे पहले मशीन का पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक है और उसकी वजह से कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उसको दिमाग में रखना, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखने जाएं तो अगर हमने कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में स्टडी किया तो जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है उसके पीछे कौन कौन से रीज़न्स हैं उसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि स्टडी फॉर कॉजेज ऑफ द पॉसिबल फॉल्ट्स। यानी कि जो भी फॉल्ट हो सकते हैं उसको स्टडी करना, उसके बाद जो फॉल्ट है जो होने की पॉसिबिलिटी रहती है उसके पीछे कौन कौन से रीज़न्स हैं उसको भी स्टडी करना इतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो ट्रबल शूटिंग चार्ट क्या है कि जो भी सॉल्यूशन है, जो रीज़न है उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो भी रीज़न्स, पॉसिबल रीज़न्स हैं उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ causes of particular fault in
लॉजिकल सीक्वेंस। ओके, यानी कि जो भी फॉल्ट हो सकते हैं उसके पीछे के जो रीज़न है उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना। नेक्स्ट स्टेप है जो भी पॉइंट्स हैं उसको कोई भी बंदा समझ पाए उस तरह से उसको फॉर्मेट में अरेंज करना, यानी कि अरेंज इन द फॉर्मेट such that each point can be understood. एंड लास्ट पॉइंट है कि मशीन है वो ज़्यादा पार्ट्स का बना हुआ हो तो जो चार्ट है उसको हर एक डिटेल के साथ बनाना। ओके, यानी कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ each part in the chart. Okay, so these are the procedure of preparing troubleshooting chart. Okay, तो टोटल 5 पॉइंट्स है जो कोई भी ट्रबल शूटिंग चार्ट है उसको प्रिपेयर करने के लिए फॉलो करनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट वन है कि कोई भी जो मशीन है उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, यानी कि कोई भी मशीन है अगर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक देखने जाए तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो कोई भी जो मशीन है उसकी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी वजह से उसमें कौन कौन सी फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं ये सब स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले ये जो फॉल्ट्स है रिगार्डिंग दिस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी स्टडी, यानी कि उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें पता चल गया कि कौन कौन से फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तब ये जो फॉल्ट्स होते हैं तो उसके पीछे कौन कौन से कॉजेस है, what are the reasons behind these faults, so we have to study about that faults also, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो फॉल्ट होने वाले हैं, हो सकते हैं, वो मीन्स पॉसिबिलिटीज़ है जो फॉल्ट्स होने की, उसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं उसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है कि जो भी रीजंस हैं कि जिसकी वजह से पॉसिबल फॉल्ट हो सकते हैं उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना। इसके बाद उसको ऐसे फॉर्मेट में अरेंज किया जाए कि जिसकी वजह से उसका हर एक पॉइंट जो है वो कोई भी समझ पाए। एंड लास्ट है कि जो मशीन है वो जितने पार्ट्स का बना हुआ है तो वो हर एक पार्ट का इंफॉर्मेशन चार्ट के अंदर होना चाहिए। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रबल शूटिंग चार्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज द ट्रबल शूटिंग चार्ट्स फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, तो ट्रबल शूटिंग चार्ट के बारे में हमने देखा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रबल शूटिंग चार्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रबल शूटिंग चार्ट एंड विच इज़ द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रबल शूटिंग चार्ट।
नाउ जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसके लिए ट्रबल शूटिंग चार्ट कैसे बना सकते हैं उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डीसी मोटर है उसके लिए ट्रबल शूटिंग चार्ट कैसा हो सकता है। सो ट्रबल शूटिंग चार्ट फॉर डीसी मशीन, सॉरी डीसी मोटर। तो सबसे पहले अगर हम देखने जाएं कि मोटर डू नॉट स्टार्ट, ओके मोटर्स को सप्लाई दिया जाता है तो मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके कॉजेस कलेक्ट करेंगे कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसके बाद उसकी रेमेडीज़ यानी कि उसकी कौन कौन से सॉल्यूशन है वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर उसका फ्यूज़ जल गया हो, यानी कि इफ़ फ्यूज़ ब्लॉन, अगर फ्यूज़ जल गया हो तो मोटर स्टार्ट हो सकती नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक द फ्यूज़, यानी कि फ्यूज़ को चेक करेंगे कि वो जल गया है या नहीं। अगर स्विच का जो कॉन्टैक्ट है वो खराब हो गया हो, ओके यानी कि जो स्विच का जो कांटेक्ट है वो अगर ठीक से ना हो तो भी मोटर स्टार्ट हो सकती नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेक दी कांटेक्ट, यानी कि कांटेक्ट को चेक किया जाता है कि उसका कांटेक्ट ख़राब हो गया नहीं है या नहीं, या तो वो ठीक से लगा हुआ है या नहीं। तीसरा रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती, वो है कि अगर शाफ्ट जम गया हो तो, यानी कि तो शाफ्ट क्यों जम जाता है, तो बैरिंग अगर शाफ्ट जम गया हो तो उसके पीछे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। तो एक तो हम बैरिंग चेक कर सकते हैं, ओके, और नेक्स्ट कि उसका जो लुब्रिकेशन है उसको अगर चेक किया जाए तो शाफ्ट क्यों जम गया है उसका रीज़न पता चल सकता है। नेक्स्ट वन है इफ़ ओपन सर्किट इन द शंट फील्ड, शंट फील्ड वाइंडिंग जो है अगर उसमें ओपन सर्किट हो जाती है तो भी मोटर स्टार्ट हो सकती नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो शंट फील्ड है उसकी कंटिन्यूटी चेक की जाती है। सो कंटिन्यूटी ऑफ शंट फील्ड कैन बी चेक्ड। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, इफ आर्मेचर सर्किट इज ओपन, अगर आर्मेचर ओपन सर्किटेड हो गया हो तो भी मोटर स्टार्ट हो सकती नहीं है। तो इसके लिए एक तो कम्यूटेटर हम चेक कर सकते हैं, यानी कि चेक कम्यूटेटर, इसके अलावा भी ब्रश है उसको भी चेक किया जाता है, और अगर ज़रूरत हो तो उसको चेंज भी करना पड़ सकता है।
अगर चेंज करने के बाद मोटर स्टार्ट होती है नहीं होती वो चेक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी मोटर स्टार्ट हो सकती नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम तो इसकी रेमेडीज़ में हम क्या लिखेंगे कि जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है उसको चेक किया जाए, यानी कि स्टार्टर के जो रेजिस्टेंस है उसको चेक कर सकते हैं। सो दिस आर द रेमेडीज फॉर द मोटर कैन नॉट स्टार्ट। तो ट्रबल शूटिंग चार्ट में हमने डीसी मोटर में ट्रबल शूटिंग चार्ट कैसे बनाया जा सकता है वो स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है फॉल्ट है वो है कि इफ़ मोटर डू नॉट स्टार्ट, अगर मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती तो इसके पीछे कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं और हर एक कॉज जो है उसके पीछे कौन कौन सी रेमेडीज़ है कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है।